गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के कार्य भूमिका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 60 मार्क्स का क्वेश्चन है और कई बार आ भी जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कार्य आता है वह प्रारंभिक कार्य है, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। तो सर्वोच्च न्यायालय का ये एक क्षेत्राधिकार है जिसे प्रारंभिक कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो मुकदमे या वो कार्यवाहियाँ जो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, उच्च न्यायालय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, तो वो प्रारंभिक कार्य क्षेत्राधिकार में आते हैं, जो कि क्या है, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि दो राज्यों के बीच के आपसी झगड़े हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के आपसी झगड़े हैं, या केंद्र सरकार बहुत सारे राज्यों के आपसी झगड़े हैं। इस तरह से जो संघीय प्रणाली को प्रभावित करने वाले झगड़े होते हैं, संघीय प्रणाली यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच के आपसी संबंध, तो इस प्रकार के जो संघीय प्रणाली को प्रभावित करने वाले जितने भी झगड़े विवाद होते हैं, इनका निपटारा सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है, ना कि किसी उच्च न्यायालय, किसी अन्य न्यायालय में। इसलिए क्या है, ये एक प्रारंभिक कार्य क्षेत्राधिकार है। तो ये जो झगड़े मैंने आपको जितने बताए हैं राज्य और केंद्र सरकार के बीच, ये अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करते हैं अगर अनुच्छेद 32 की, जो कि आप ऑलरेडी अंडरस्टूड हो, यूनिट 1 में पढ़ चुके हो मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर में, कि इसके अंदर जो रिट होती हैं 5, जो कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती हैं, वो पांचों रिटें अनुच्छेद 32 के तहत आती हैं। और उन रिटों के अनुसार क्या होता है कि उन रिटों का इस्तेमाल करते हुए यदि किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अपील रख सकते हैं। तो ये प्रारंभिक कार्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 32 ये आपको प्रारंभिक कार्य क्षेत्राधिकार में ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि राज्यों के बीच, केंद्र राज्य के बीच, या फिर बहुत सारे राज्य केंद्र के बीच जितने भी झगड़े होंगे, वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही सुनवाई होगी, और अनुच्छेद 32 के तहत जो कार्यवाही होगी वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आती है। फिर आते हैं अपीलीय न्यायालय के तौर पर, यानी अपीलेटिव ज्यूरिसडिक्शन। अपीलीय न्यायालय का मतलब होता है कि जहाँ पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, जिनका आरंभ निचले न्यायालयों से होता है, परंतु उनके निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है, इसलिए इनको अपीलीय न्यायालय भी कहा जाता है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है, इसलिए इसके निर्णयों के विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट है, ये सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी शक्ति जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत भी हम 6-7 में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले संवैधानिक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलीय न्यायालय, यानी कि संविधान की व्याख्या से संबंधित, या कि कोई ऐसा कानून पास कर दे राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिससे संविधान के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा हो, संविधान की व्याख्या सही से ना हो रही, ऐसा कानून बना दिया जाए जो संविधान को प्रभावित करता हो गलत तरीके से, तो ऐसे मामलों में अपील जो है सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। फिर हम आते हैं दीवानी मामलों में। दीवानी यानी कि पैसों से संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो दीवानी मामले कहे जाते हैं। तो ये जो मामले पैसों से संबंधित या कोई अन्य चार्जेस जो लगता है, चोरी डकैती इस तरह के, ये सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। लेकिन पहले एक लिमिट थी कि 20,000 से कम के मुकदमों को इसमें नहीं सुना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में अब वो लिमिट हटा दी गई है। किसी भी पैसों से संबंधित मामले को सर्वोच्च न्यायालय में सुना जा सकता है। फिर आते हैं हम फौजदारी, यानी कि क्रिमिनल, यानी कि जो आपराधिक गतिविधियों वाले कार्य होते हैं या अपील होती हैं, वो हम डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। जैसे कि किसी को मृत्यु दंड मिला है, किसी को सजाए मौत के अलावा किसी को उम्र कैद मिली है, इस तरह के जितने भी क्रिमिनल चार्जेस होते हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो आप सेटिस्फाइड नहीं हो लोअर कोर्ट से या उच्च न्यायालय के निर्णय से, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे मामलों में कर सकते हैं अपील। फिर आते हैं विशिष्ट, यानी कि इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारत क्षेत्र के अंतर्गत किसी निर्धारित दंड या आदेश के विरुद्ध अपील सुनने की अनुमति प्रदान कर सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा कोई भी क्षेत्र अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि यहाँ पर उसे अपील सुननी चाहिए, तो वो सु मोटो करके, यानी कि स्वतः संज्ञान, यानी कि अपनी तरफ से एक्शन लेते हुए उसको मामले को अपने पास बुलाकर उस पर निर्णय ले सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, जितने मिलिट्री या सैनिकों से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है परामर्श संबंधी भूमिका, यानी कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय जो है परामर्श का कार्य भी करता है। अब परामर्श किसको देगा उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय? परामर्श देगा राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 इसमें बहुत अधिक फेमस है। तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत क्या हो सकता है?
परामर्श दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ये डिपेंड करता है, अगर राष्ट्रपति परामर्श मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय दे या ना दे, ये सर्वोच्च न्यायालय पे डिपेंड करता है। और ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि सर्वोच्च न्यायालय से उसको जो परामर्श मिले हैं उनको वो अप्लाई करें या ना करें। तो इस तरह से काम करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी मैं एक बाबरी मस्जिद का। जैसे 1991 में बाबरी मस्जिद जब गिरी थी 92 में, तब अब उसके बाद 2008 में वो केस चल ही रहा था, तो 2008-9 में ये मांगी गई थी राय सुप्रीम कोर्ट से कि बाबरी मस्जिद का किस तरह से बंटवारा करना चाहिए, फिर वहाँ पर क्या बनना चाहिए। तो वहाँ पर परामर्श देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया था। तो ये एक एग्जाम्पल है कि परामर्श जो है सुप्रीम कोर्ट दे सकता है राष्ट्रपति को, और अगर वो चाहे तो नहीं भी दे सकता। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये ज्यूरिडिक्शन या जो भी वर्डिक्ट या जो भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देगा वो एक रिकॉर्ड की तरह रखे जाएंगे। उनको भावी कभी भी फ्यूचर में उन जो निर्णय लिए गए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए कोई दूसरी कोर्ट भी डिसीजन सुना सकती है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जो सभी कार्यवाहियाँ हैं, जो सभी निर्णय होंगे, वो सारे प्रकाशित भी किए जाएंगे प्रॉपरली, और उनको क्या है रिकॉर्ड की तरह संभाल के रखा जाएगा। और इन फ्यूचर कभी भी ऐसा ही कोई मामला जो कि कानून की किताब में तो नहीं है, लेकिन कोई मामला ऐसा आ जाता है जिसके बारे में कानून की किताब तो मौन है, लेकिन कोई निर्णय किसी कोर्ट ने उस मामले में दिया हुआ है कभी पिछले कई सालों पहले, तो उस निर्णय का आह्वान लेते हुए या उस निर्णय को लेते हुए कोई भी कोर्ट डिसीजन सुना सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई इलाहाबाद न्यायालय है, वो ये कहे कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मामले में 2005 या 6 फॉर एग्जाम्पल कि ये डिसीजन दिया था, और इसी डिसीजन को हम रिकॉर्ड मानते हुए अपना ये डिसीजन सुना रहे हैं। इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर माने जाते हैं। फिर आते हैं कि अपने जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट कभी भी देता है उन्हीं को लेकर जो है उनका पुनर्निरीक्षण कर सकता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगी। देखिए 1952 में सज्जन कुमार का मामला आया था। सज्जन कुमार ने एक कोर्ट में रिट डाली थी और ये कहा था कि जो मूल अधिकार है उसमें जो है किसी प्रकार का संशोधन सरकारें नहीं कर सकती है, संसद में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो वो संविधान से छेड़छाड़ मानी जाएगी। लेकिन संशोधन कर सकती है, ऐसा जो है सज्जन कुमार 1952 में कहते हैं। फिर 1967 में जो है गोलकनाथ का मामला आता है। गोलकनाथ क्या रिट डालते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जो संशोधन है मूल अधिकारों में संसद बिल्कुल भी नहीं कर सकती, उससे छेड़छाड़ भी नहीं कर सकती। तो क्या हुआ, 1952 वाले के मामले को पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और 1967 में नया जो अपना ही डिसीजन पलट कर उन्होंने नई बात रख दी। फिर 1973 में फिर उन्होंने अपने इस निर्णय को पलट दिया कि मौलिक अधिकार जो है उनमें संरक्षण, उनमें संशोधन जो है हो सकता है, लेकिन मौलिक ढांचे को छेड़छाड़ किए बिना। और मौलिक ढांचे में क्या आता है, भारतीय देश का जो संसदीय संघीय ढांचा है, लोकतंत्र है, ये देश की गरिमा, ये सब संघीय आते हैं, ये सब मौलिक ढांचे में आते हैं। तो मौलिक ढांचे से छेड़छाड़ किए बिना 1973 में केशवानंद भारती मामले में वो इस तरह का डिसीजन देते हैं कि मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अपने क्या देख रहे हैं, इन निर्णयों से हमें ये पता चल रहा है कि अपने निर्णयों में पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार कोर्ट को है। फिर बहुत सारे ऐसे विविध अधिकारों में आते हैं, जैसा कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों की संरक्षक तौर पे अनुच्छेद 32 का मैं कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप चैप्टर 4 में जाके आप फिर से आप देख सकते हैं। मौलिक अधिकार के ऊपर पूरा एक वीडियो पड़ा है, उसमें आर्टिकल 32 के ऊपर पूरा एक वीडियो है, और पांचों रिटों को विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट उन रिटों का के द्वारा उनका इस्तेमाल होते हुए मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकती है। फिर एक इम्पोर्टेंट MCQ में भी कई बार पूछा जाता है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से लेकर कोई भी गड़बड़ी है, उससे संबंधित कोई भी ऐसा मुद्दा सामने आ जाता है, कोई झगड़ा आ जाता है, तो उनका जो डिसीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही उस मामले की सुनवाई होगी, और जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा वो अंतिम होगा, और उसको मानना जो है बहुत ही मानना जो है सभी के लिए जरूरी होता है। तो उसका डिसीजन अंतिम होता है सुप्रीम कोर्ट का। फिर आते संविधान के संरक्षक के तौर पर, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि संघीय ढांचे में जो है राज्य सरकारें और जो केंद्र सरकार है उनको कानून बनाने का अधिकार, और वो कोई कानून ऐसा ना बना दे जिससे संविधान के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता हो। उस जो है उस चीज़ को रोकने के लिए पूरी तरह से ये हमारी सर्वोच्च न्यायालय पे या न्यायपालिका के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से संविधान का संरक्षण करें, ताकि जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर वो केंद्र सरकार हो, वो ऐसा कोई कानून ना बना दे जिससे संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, संविधान कहीं ना कहीं दबाया जा रहा हो या संविधान को पीछे किया जा रहा हो। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस बात का ध्यान रख
रखेगा और एक गार्जियन की तरह हमारे संविधान को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक अलग से मैंने पावर आपको बताई। उसके अलावा अगर मुकदमों को स्थानांतरित करना है, ट्रांसफ़र करना है, एक उच्च न्यायालय से लेकर दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र करना हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय से किसी डिसीज़न को सर्वोच्च न्यायालय में मंगवाना हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें पूरी तरह से अधिकार है हमारे सर्वोच्च न्यायालय का, वो ऐसा कर सकता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सर्वोच्च न्यायालय है, अपने न्यायालयों से या देश के किसी भी न्यायालय से संबंधित कोई भी नियम बना सकता है, कोई भी कार्यविधि बना सकता है, रेगुलेट कर सकता है, कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कर सकता है, कैसे काम करेंगे, वेतन भत्ते उनको किस प्रकार से दिया जाएगा। तो पूरी जो कार्यविधि है किसी भी कोर्ट को चलाने के लिए, वो सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई ऐसा वर्डिक्ट देता है या कोई ऐसा श्वेत पत्र जारी करता है, तो वो सभी न्यायालयों पे जरूरी होगा लागू होना, और वो जो है मान्य होगा सभी न्यायालयों द्वारा। तो इस तरह से क्या कर सकता है, नियमित करने के लिए नियमों का निर्माण कर सकता है न्यायालयों पे। ये सर्वोच्च न्यायालय का इंपॉर्टेंट कार्य है। फिर हम विविध कार्यों में एक और कार्य पे आते हैं, प्रशासनिक एवं निरीक्षण संबंधी कार्य। इसमें देखिए न्यायाधीश जो है अपने जो न्यायालय के कर्मचारी वर्ग है उनकी नियुक्तियां करता है, उनकी नियुक्तियों में उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, शर्तें क्या होती है, क्या वेतन होगा, कितने भत्ते मिलेंगे, किस प्रकार की पेंशन होगी, ये सब राष्ट्रपति से परामर्श लेकर या राष्ट्रपति की स्वीकृति के द्वारा ये सारी चीज़ों का निर्माण करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पावर है। फिर है लोक सेवा आयोग संबंधी शक्तियाँ। आपको पता है लोक सेवा का जो अध्यक्ष होता है और जो अन्य सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ प्रेसिडेंट के कार्यों में। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोक सेवा के जो अध्यक्ष हैं और जो अन्य सदस्य हैं उनको हटाने संबंधी जो मेन पावर है वो जो है राष्ट्रपति किसके परामर्श से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से करेगा। तो इस तरह से एक इम्पोर्टेंट पावर जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और आदेश जारी करने की, ये सर्वोच्च न्यायालय को मिली हुई है। फिर है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू। इसके ऊपर मैं अलग से एक 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझ लें कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि सरकारों द्वारा संसद में, आपको पता है कि कोई भी कानून, कोई भी बिल कानून कब बनता है, जब संसद के दोनों सदनों में पास राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन कर दें तो वो कानून बन जाता है पूरे देश में लागू होने के लिए। इसी तरह से राज्यों में क्या होता है, राज्यों में भी अगर राज्य विधानमंडल अगर स्वीकृति दे दे और उस पर राज्यपाल साइन कर दे तो वो राज्यों के लिए कानून बन जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जाते हैं राज्य सरकारों द्वारा भी और केंद्र सरकार द्वारा भी। तो ऐसे में कोई कानून ऐसा ना बन जाए जो कि हमारे संविधान के खिलाफ हो। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपका एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगी कि मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिए कोई एक कानून बना दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। फार्मर प्रोटेस्ट में आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे अध्यादेश द्वारा, अध्यादेश मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रेसिडेंट की शक्तियों में कि अध्यादेश क्या होता है, कैसे ये लागू होता है, कितने समय के लिए ये लागू होता है। फिर से हम एग्जाम्पल पे आते हैं कि जैसे फार्मर बिल प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पे ये अध्यादेश द्वारा कानून बनाया गया केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन लोगों को ये लोगों को जो फार्मर्स जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये उनको ऐसा लग रहा है ये उनके खिलाफ है। तो एक तरह से वो उनके जीवन की स्वतंत्रता, उनको गरिमापूर्ण जीवन जीने की, आर्टिकल 21 की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, गरिमापूर्ण जीवन जीने के वो विरुद्ध है। तो ऐसे में ये जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन है और ये रिट सुप्रीम कोर्ट में डाल देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पर सुनना पड़ेगा, पूरे बिल को समझना पड़ेगा और बिल को सुनने समझने के बाद किसानों का पक्ष और गवर्नमेंट का पक्ष, दोनों का पक्ष जानने के बाद ये डिसीजन वो ले सकती है। यानी कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून का वो फिर से अवलोकन कर सकती है, रिव्यू कर सकती है और डिसीजन ले सकती है, और जो कानून पास हुआ उसको वो चेंज भी कर सकती है। तो इतनी बड़ी पावर जो जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है। हालांकि इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा जब आपको नेक्स्ट इसी में जो नेक्स्ट वीडियो आपको करवाया जाएगा। तो इस तरह से जो है पूरे आपके जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या शक्तियाँ और कार्य वो कंप्लीट करवा दिया गया है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो संगठन था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जजेस की नियुक्ति क्या होती है, आर्टिकल 124 क्या होता है, कितने समय के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसका टेन्योर क्या है, महाभियोग कैसे लगता है, वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और साथ में ये कार्य सारे के सारे बुक में भी मैंने अंडरलाइन कर दी हैं, तो वो भी मैं आपको प्लीज़ भेज दूँगी। तो ये सारी जो चीज़ें आपको कंबाइन करके एक 60 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार करना है और सेकंड असाइनमेंट आपको इसी पे बनाना है 4th यूनिट से। तो होपफुली यू विल डू योर बेस्ट। बेस्ट विशेस एंड थैंक यू।